हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है नई वीडियो में। हम लास्ट कर रहे थे क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के, जिसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम इसमें किस तरीके से चल रहे हैं। हम MCQ 2, 3, 5, केस बेस और असर्शन रीजन सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो इसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्वेश्चन करेंगे स्टैंडर्ड के PYQs। इससे पहले हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हम बेसिक के PYQs और सैम्पल पेपर, ये दोनों चीज़ इसमें हम कर चुके हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ रहता है, वो ये है स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर। ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर देखता हूँ और उसमें मुझे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखते हैं तो मैं उसे पिक नहीं करूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स करा के मैं चैप्टर को ख़त्म कर दूँ। उससे क्या होगा कि टाइम भी बचेगा और हम हर टाइप्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। सो हमें अननेसेसरी क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हम कर रहे हैं वो मोर देन सफिशेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो जो हम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम में जो आपको नहीं आता होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक भी कर रहे हैं और स्टैंडर्ड भी। ठीक है, दोनों टाइप्स के। इसके अलावा हम PYQs प्लस हम इसमें सैम्पल पेपर भी लेटेस्ट। ठीक है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 99% में श्योर हूँ अपनी बात पे। 1% क्या होगा, हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया अगर CBSE ने अपने पेपर में इस साल से, तो वो बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है। तभी हम पिछले 10-15 साल के पेपर नहीं करते हैं, हम पिछले 4-5 साल तक के पेपर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है वो पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है या क्वेश्चंस का टाइप थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम दिख सकता है कि नया है, क्योंकि वो नया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर कुछ बच्चों के लिए फिर कंपटीशन क्या ही रह जाएगा, क्योंकि सभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए एक आध क्वेश्चन अगर आएगा तो वो भी कॉन्सेप्चुअल आएगा, जिसको आराम से आप कर सकते हो। ठीक। सो आज हम इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो आप इस चैनल से, इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें और इसे पूरा देखें। ठीक है। टारगेट लेते हैं हम 50 सब्सक्राइबर्स का, तो जल्द से जल्द हम ये होप करेंगे कि हमारे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। बोला तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तारा ने 40 मार्क्स स्कोर किए, सभी 3 मार्क्स लिए, उसे 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर राइट आंसर और 1 मार्क्स कट जाते हैं फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। फिर बोला है दूसरी कंडीशन ये है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर उसे हर करेक्ट आंसर का 4 नंबर और 2 मार्क्स जो है वो रिड्यूस कर लिए होते तो उसको मिलते इसमें 50 मार्क्स। ठीक है। तो पहला केस ये है कि स्कोर किया 40, कब? जब हर सही आंसर के उसको 3 नंबर मिले और हर गलत आंसर के उसको 1 नंबर मिले। अगर हर सही आंसर के 4 मिले होते और हर गलत के 2 कटे होते तो बोला गया फाइंड द टोटल ऑफ क्वेश्चन। तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट में जो है इसमें हम मान लेंगे कि तारा ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मान लेते हैं तारा ने लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने थे x और लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने थे y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने माना कि तारा ने x क्वेश्चन जो है वो सही किया है। तो अगर एक क्वेश्चन सही किया तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? एक क्वेश्चन अगर सही किया तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर x क्वेश्चन सही किए होंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x। अगर एक क्वेश्चन गलत किया होगा तो उसके y मार्क्स रिड्यूस हो गए होंगे। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन गलत किया होगा तो उसके 1 मार्क रिड्यूस हो गए होंगे। अगर y क्वेश्चन गलत किए हैं तो कितने मार्क्स रिड्यूस होंगे? 1 × y यानी कि y। और इस बेसिस पे उसको कितने मिले?
उसको मिले 40 मार्क्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, कंडीशन कि अगर तारा ने सही क्वेश्चन करने पे उसके 4 नंबर मिले होते हैं और गलत पे 2 कट गए होते तो उसको 50 नंबर मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलने वाले थे उसको? 50। तब जब एक क्वेश्चन के उसको 4 नंबर मिल जाते हैं, क्वेश्चन के 2 नंबर कटते तो वाई गलत क्वेश्चन 2y जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे y को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आना चाहिए, 3x माइनस 6x माइनस 2y 10 × 2 80। यहाँ पे क्या आएगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। साइन चेंज करेंगे, ये जो है 6 माइनस 4x 50 30। तो x कितना आ गया, 30/2 यानी 15। यानी कि तारा ने 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे। अब x के जब 15 आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 में हम 15 पुट कर देंगे। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम x की जगह 15 लिखेंगे माइनस y इज इक्वल टू 40। 15 3 ज़ा 45 माइनस y इज इक्वल टू 40। तो 45, ये 40 राइट साइड में लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा, और y माइनस का राइट साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो y कितना आ गया, 45 माइनस 40 यानी कि 5। तो करेक्ट आंसर कितने थे, करेक्ट आंसर थे 15 और रॉन्ग आंसर कितने थे, रॉन्ग आंसर थे 5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया है कि ये 2 इक्वेशन है, हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। x माइनस वाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें x पता लग जाए और y पता लग जाए तो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। सॉल्व करेंगे, ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 + 2 6x और 13 और 17 कितना होता है 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/6 यानी कि 5। अब x की वैल्यू 5 जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो x की जगह लिखेंगे 5 प्लस y इज इक्वल टू 13। तो 5 2 = 10 प्लस y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 13 माइनस 10 यानी कि 3। क्या बोला गया है, x माइनस वाई निकालो। तो x की जगह लिखेंगे 5, y की जगह 3 इज इक्वल टू 2। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 105 एंड देयर डिफरेंस इज़ 45। तो हमें नहीं पता कि वो 2 नंबर कौन से हैं, तो हम क्या मानेंगे, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, जिसके अंदर एक जो है दूसरे से ग्रेटर होगा। तो हमने माना कि x जो है वो y से बड़ा है। तो कंडीशन क्या है, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 105। यानी अगर मैं इन 2 नंबर का सम निकालूँ तो कितना आएगा 105, और इनका डिफरेंस यानी इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। सॉल्व करेंगे, y से y कैंसिल, x प्लस x 2x, 45 और 105 कितना होगा 150। तो x कितना आ जाएगा 150/2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 75। अब अगर x की जगह 75 है तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी एक में x की जगह 75 रखेंगे और वहाँ से y भी पता लग जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो 75 इक्वल टू 105 यहाँ जाएगा 30। तो पता लग गया और y भी पता लग गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये हमें इक्वेशन दे रखा है पर वैल्यू x प्लस वाई। ठीक है, इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। ax प्लस इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा लिखा है bx प्लस ay इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है और हमें x प्लस वाई की वैल्यू भी पता लगाना है। एक काम करते हैं, इसको ना हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ ax है और यहाँ ay। ax प्लस ay, यह है bx और by। bx प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इन दोनों में a कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, इन दोनों में b कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों में से कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ a प्लस बी यहाँ भी और a प्लस बी यहाँ भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी a माइनस बी आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो इसका जो बेस्ट वे है वो यही है कि दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और a प्लस बी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहा गया है 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इज 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, देन द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। बोला है कि हमें ना एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर 2 लाइन्स पैरेलल है और एक लाइन की इक्वेशन दे रखा है, बोला है दूसरी लाइन की इक्वेशन इन चारों में से क्या हो सकता है। देखो अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि अगर 2 लाइन की इक्वेशन हमें पता है तो दोनों पे हम कंडीशन लगाएंगे और हमें ये मालूम चल जाएगा कि कौन सी लाइन पैरेलल है या यूनिक है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही पूछ लिया, उन्होंने कहा कि अब आप लाइन बताओ कि कौन सी होगी जिसमें वो लाइन पैरेलल हो जाए। तो पहले हम पैरेलल वाली ना कंडीशन लिख देते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर अगर मैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 करूँ तो वो आंसर बराबर आना चाहिए, लेकिन c1 अपॉन c2 करूँ तो बराबर नहीं आना चाहिए। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जिसमें ये रेशो इक्वल आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक एक करके ना पहले चेक करते हैं। अगर मैं माइनस 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 5 को दूसरी लाइन मानता हूँ तो a1 कौन हो जाएगा मेरा, a1 5 हो जाएगा और a2 कौन हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। b1 कितना है, b1 है माइनस 3 और b2 क्या है, b2 है माइनस का 9। अगर मैं इसे ही सॉल्व करता हूँ तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 1/3, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये भी 1/3। लेकिन यहाँ तो माइनस भी है ना, तो माइनस भी आएगा और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है पर, और अगर नहीं है इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, पर ये तो इक्वल होने चाहिए, मीन्स पहला वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम दूसरे पे ट्राई करते हैं। हमारा a1 कौन है, a1 तो हो जाएगा 5 और a2 कौन है 15, b1 कितना है -3 और b2 कितना है 9। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये भी 1/3 आएगा और ये -1/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये भी इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है मीन्स भी हमारा गलत ऑप्शन, ठीक है। सी पे आ जाता है, a1 हमारा 5 है और a2 9, ठीक है, और b1 कितना है, b1 है -3 और b2 कितना है माइनस का 15, और यहाँ c1 कितना है 2 और c2 कितना है, ये है 6। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये 5/9 है और ये 1/3 है। 5/9 1/3 तो इक्वल होता ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी पे आता है, ये लास्ट है, यही होना चाहिए। a1 है 5 और a2 है माइनस का 15, b1 कितना है, b1 है -3 और b2 है 9, ठीक है, और c1 क्या है 2 और c2 क्या है 5। अगर मैं 5/15 लिखता हूँ तो यह आ जाएगा 1/3 साइन है माइनस का, 3/9 भी आ जाएगा 1/3 साइन माइनस का, ये दोनों तो इक्वल हो गए, और लास्ट है 2/5, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी ऐसा निकालने के लिए बोला जाएगा कि आप दूसरी लाइन बताओ जिसमें कंडीशन ये है कि वो पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसाइड हो, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा मैं एक और इसमें कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ।
मान लेते हैं हमें एक लाइन दिया गया, मान लेते हैं हमें एक लाइन दिया गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और बोला गया है कि आपको 3 लाइन बनानी है। पहली लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी लाइन कोइंसाइड करे और तीसरी लाइन जो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो फॉर पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यानी हमें A2 और B2 इस तरीके से लेना है कि जब हम इसे डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे 2 की जगह अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 6x आ जाएगा, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 9y आ जाएगा, और 6 है इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसकी जगह कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 2 ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों किया मैंने, देखो मैंने यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ 2/6 और 3/9 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/3, और ये दोनों तो इक्वल है। और इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने इक्वल नंबर से ही तो मल्टीप्लाई किया है, लेकिन तीसरे वाले को हमने इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो तीसरा वाले क्या आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, और ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कितने भी लाइंस बना सकते हैं। अगर हमें बोला जाए कोइंसाइड बनाना है तो कोइंसाइड के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3y 6 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 से या 5 से, सबको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 5 से करता हूँ तो 5 2 10x हो जाएगा, 5 3 15y और 6 5 30। अब अगर मैं इनकी रेशो निकालूँ तो 2/10 3/15 और 6/30 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/5। ये भी 1/5 और ये भी 1/5, तीनों आ गए इक्वल। और यही तो कंडीशन होती है इनफाइनाइट की। तो इसका मतलब हम अगर हमें एक कोई इक्वेशन पता है तो हम उससे कोई सी भी कंडीशन उस पर लगा के एक दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं। इंटरसेक्टिंग कैसा होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो अगर एक काम करते हैं, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू मैं इसे 1 लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 2/6 तो 1/3 आ जाएगा, 3/6 तो 1/2 आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो इस तरीके से अगर हमें एक इक्वेशन पता है तो उससे हम कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम उसमें कंडीशन चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला रेहाना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। रेहाना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी और 100 रुपी नोट ओनली। तो उसने कैशियर से कहा कि आप मुझे 50 और 100 रुपीज़ के ही सिर्फ नोट देना। रेहाना गॉट 25 नोट्स, और हमें ही पूछा है कि बताओ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स थे। तो हम क्या मानेंगे, लेट 50 रुपीज़, let number of 50 rupees and 100 rupee note are x and y। हमने मान लिया कि 50 रुपये के x नोट थे और 100 रुपये के y नोट थे। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है कि रेहाना को 25 नोट्स मिले टोटल। तो कुछ नोट उसको 50 रुपये के मिले होंगे और कुछ 100 रुपये के, और टोटल मिला के नोट कितने हो गए, वो हो गया 25। फिर बोला गया कि टोटल उसको पैसे कितने मिले 2000 रुपये। देखो रेहाना को एक्स नोट मिले 50 रुपये के, तो टोटल पैसे कितने हो गए 50x। एक नोट की वैल्यू 50 रुपये, तो एक्स नोट की वैल्यू 50 इंटू एक्स। एक नोट की वैल्यू 100 रुपये, तो वाई नोट की वैल्यू 100 इंटू वाई। टोटल पैसे कितने हो गए 2000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करूँगा मैं, इस 50x को एलिमिनेट करने के लिए पहली वाली इक्वेशन में 50 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यह आ जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन, ये कैंसिल हो जाएगा। 100 माइनस 50 कितना होगा 50y, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 100 माइनस का है। 2000 में से अगर हम 1250 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 750, लेकिन आंसर माइनस का होगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा माइनस 750 अपॉन माइनस का 50। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, y कितना आ गया
वाई आ गया 15 और फिर वाई क्या था, वाई था 100 रुपये के नंबर, कितने नोट जो हैं वो 100 रुपये के हैं, तो 15 नोट ऐसे हैं जो 100 रुपये के हैं, तो 50 रुपये के कितने होंगे, दोनों नोटों की संख्या कितनी है मिला के 25। अगर वाई की जगह मैं 15 रखता हूँ तो एक्स कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, यानी कि एक्स आ जाएगा मेरे पास 10। तो 50 रुपये के कितने नोट हो गए 10, और 100 रुपये के कितने नोट हो गए, 100 रुपये के नोट हो गए 15। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं हमें डाउट है कि हमारा आंसर सही है आया है या नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, देखो 50 रुपये का उसको 10 नोट मिले तो पैसे कितने हो गए 500 रुपये, और 100 रुपये के उसको 15 नोट मिले तो पैसे कितने हो गए 1500 रुपये, और दोनों पैसों को मिला के कितने हो गए 2000 रुपये, और हमें भी 2000 रुपये ही दे रखा था। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है, देखो हमें यहाँ कहा गया है एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालो। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर हम एलिमिनेशन से करें या सब्सटीट्यूशन से करें तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो जब भी कोई इस टाइप का नंबर दिखे जो थोड़ा बड़ा नंबर हो तो उसको हम क्या करेंगे, हम उन दोनों को एक बार करेंगे, इस बार मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ 5 और 10, इन दोनों को भी ऐड कर देता हूँ, 3 + 2 हो जाएगा 5, 6 और 4 10, और यहाँ भी ऐड कर देते हैं तो ये कितना आएगा 15। अब अगर मैं यहाँ से 105 कॉमन ले लूँ तो इधर का बचेगा x + y और = 3 1। ठीक है, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 5 डिवाइडेड बाय 105। 105 को अगर इसे मल्टीप्लाई करूँ मतलब 315, 105 100 का 3 गुना कितना होता है 300, और 5 का 3 गुना 15, तो 105 का 3 गुना 315, तो एक्स वाई कितना आ गया x + y आ गया 3, क्वेश्चन नंबर 1। अब एक बार हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, क्या आ जाएगा 9 1। ठीक है, x प्लस नहीं आएगा, अभी आएगा माइनस, और यहाँ पे भी 19 y = जब इन दोनों को हमने माइनस किया तो आ जाएगा 9 और 1। ठीक है, तो तीनों में कॉमन किया, यहाँ पे 19 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा y = 90। देखो ये 19 और ये 19, ये दोनों क्या बचा x - y = 1। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन है x + y = 3, x - y = 1। अभी हमारे लिए इजी हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 3 + 1 4, तो x कितना आ गया 2। जब वैल्यू 2 आ गई तो x की जगह 2 लिखेंगे, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया या वैल्यू बड़ी आ गई तो उसको हमें एक बार प्लस करके देखना, अगर प्लस और माइनस करके सेम नंबर बन रहा है और ये पैटर्न आ रहा है तो ऐसे ही सॉल्व हो। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाएँ कि इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 43 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, तो फिर हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर हो सकता है इसी क्वेश्चन 15-20 मिनट से जाए, तो ये वाला काम इसके अंदर हमें नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बोले सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन y = -4 ग्राफिकली। फिलहाल तो यहाँ पे ग्राफ का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं किसी नेक्स्ट क्लास में देखूँ ग्राफ वगैरह कहाँ है, ग्राफली बना देता हूँ। ठीक है, बोला क्या सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x = -4, जब -4 का है ना तो हमें मार्क करी 4 तक, और y हमें कितना चाहिए -4। बोला क्या है x = 3 और y = 3 को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो x = 3 का मतलब एक लाइन जो 3 से पास होगा। ठीक है, तो x पे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए,
तो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना होगा एग्जाम में। और y इज इक्वल टू -4 मतलब एक लाइन जो है वो -4 से पास होगा y एक्सिस को काटते हुए, तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। और ये पॉइंट कौन सा है, पहले हम जाएंगे एक्स एक्सिस पे 3 और y कितना है इसमें -4, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -4 है, तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो यही होगा। लेकिन जब हमें शो करना होगा तो हम इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, बोले क्या हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। दो नंबर है जिनके डिफरेंस का जो हाफ करेंगे, यानी कि दो नंबर को जो हम माइनस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। बोला है सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर, बड़े वाले का नंबर और छोटे वाले नंबर का अगर हम डबल का सम कर देते हैं तो आंसर 13 आएगा। बोला है कि दोनों नंबर फाइंड आउट करो। क्या लिखेंगे, लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। एक नंबर इसमें से ग्रेटर होगा तो हम मान लेते हैं एक्स वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है। बोला है हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी कि पहले इनका डिफरेंस किया और उसका हाफ किया, तो आंसर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोला सम ऑफ द ग्रेटर नंबर x है और जो स्मॉलर नंबर है उसका डबल, स्मॉलर का डबल करना है, कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 और y कितना हो जाएगा 3y, साइन लेकिन माइनस का होगा, 13 में से 4 गया 9 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का है क्योंकि 13 पे साइन माइनस का है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 9/3 यानी कि 3। अब जब हमें y पता लग गया तो हम इसमें x निकाल सकते हैं, तो x कितना आ जाएगा 3 उस तरफ चले जाएगा, प्लस 3 7 वो है x और 7 और 3 हो जाएंगे, ठीक। अगर हमारा आंसर सही कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बोला द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन r। इनमें से x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू बी दो लाइन है, ठीक है। और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग एट ए बी। यहाँ पे दो पॉइंट है बी ए और ए बी। जब इसका ग्राफ बनेगा तो लिखा है x इज इक्वल टू ए, यानी कि हम यहाँ से a डिस्टेंस चलेंगे, मान लेते हैं a। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ये है इक्वेशन क्या, कौन सी, x इज इक्वल टू ए। फिर बोला है y इज इक्वल टू बी, तो हमें क्या करना है, y पे चलना है b यूनिट और एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू बी, ठीक है। और ये है x इज इक्वल टू ए। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस तो हम कोऑर्डिनेट लिखते हुए क्या लिखते हैं, पहले x की वैल्यू, x पे हम कितना यूनिट चले थे, हम चले थे a यूनिट, और y पे कितना यूनिट चले हैं, ऊपर y पे चले हैं b यूनिट। तो ये पॉइंट, ये दोनों लाइन जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट रहा है, a और b पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x इज इक्वल टू ए या y इज इक्वल टू बी अगर आ गया, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए, और अगर कोऑर्डिनेट्स आ गए मीन्स ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन बी ए पे नहीं करेगा, ए बी पे करेगा। और कोइंसिडेंट लाइन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोइंसिडेंट कब होता, जब x इज इक्वल टू ए होता और y इज इक्वल टू ये भी ए हो जाता। नहीं, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू ये दोनों इस तरीके से होता, तब हम कहते हैं ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है ना। तो उसके अलावा हम इसे कोइंसिडेंट लाइन नहीं कह सकते। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब ये ग्राफ बनाकर चेक करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा हमें टिक लगा देना है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ अगर x टू ए और b लिखा है तो पहले यहाँ a आएगा और दूसरी जगह b आएगा, ठीक है ना। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, ग्राफ बनाने की हमें ज़रूरत नहीं, ठीक है। पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो A1 है 2 और A2 कितना है 2 है, B1 है 3 और B2 कितना है A+B, और C1 है 7 और यहाँ कितना है 28। देखो ये 2 से कैंसिल हो गया, 7 4 28, 1/A इक्वल आएगा 3/B इज इक्वल टू 4K। अगर इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो 1/, किसके इक्वल आ जाएगा 1/4K। दोनों को रेसिप्रोकल किया तो A कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये पता लग गया हमें। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ 3/A+B इज इक्वल टू 1/4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 इक्वल्स टू A+B। A की जगह लग देंगे 4, तो आंसर B कितना आ जाएगा 12 - 4 यानी कि 8। तो हमारा A और B इस तरीके से आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना कि जब भी हमें कोई बड़ा सा नंबर दिख जाए तो इसका मतलब हमें उसे नॉर्मली सॉल्व नहीं करना एलिमिनेशन से, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है आंसर भी ना आ पाए। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये दोबारा हो सकता है आपको याद आ गया होगा, उसका रीज़न ये है कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम एक बार कर चुके होते हैं तो वो हमें याद आ जाता है, और यही एक तरीका है पढ़ने का, क्योंकि जो नया क्वेश्चन आ गया फिर वो एग्जाम में नहीं पाता। ठीक है, तो एक बार इन्हें हम ऐड कर देते हैं। 7 + 1 8 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा और ये 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी 8, ये 4 और ये 3। यहाँ ऐड करेंगे 7 + 3 10, यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 7। यहाँ पे कॉमन क्या है 3 4 8 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा x + y 1740। तो x y कितना आ जाएगा 1। अगर मैं 3 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 1500, 3 5 से 15 है ना, और ये 1700 है। 3 6 से कितना हो जाएगा 1800, वो तो इससे ज़्यादा हो गया, तो ये ज़रूर 5 से कटना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 348 को 5 से मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लूँ तो ये ज़रूर कटेगा। 3 5 से 1500 हो जाएगा, 4 5 से 20 और 8 5 से 40, तो कितना आया 1740। इसका मतलब ये 5 से पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये 300 है और ये 1700 है, तो ये करीब करीब 5 के आसपास घूम रही है। ठीक है, और इनका कटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कैंसिल आउट नहीं होते हैं तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, और अगर पॉइंट में आंसर आ गया तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो नहीं देगा। ये डेफिनेटली किसी न किसी नंबर से ज़रूर कटेगा। ठीक है, इसलिए मुझे पहले से पता था। तो आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस बात के 99.9% चांस है कि पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, 100% ही मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया और आगे भी उम्मीद है कि नहीं आएगा। तो x + y कितना आ गया 5 आ गया। अब इनको ना एक बार माइनस करना है। अगर मैं 217 में 131 माइनस कर तो आ जाएगा 6, या जाएगा 8। ठीक है, x अगर ये 86 प्लस का है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 86 होगा, लेकिन माइनस का। और इन दोनों का अगर मैं माइनस करूँ तो आ जाएगा 6, और यहाँ पे भी 86 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कॉमन तो आ जाएगा x - b इक्वल टू 6, माइनस प्लस 5 कितना आ गया था, ये 5 था, x + y, y से y कैंसिल हो गया, 2x कितना आया 5 + 1 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो जब हमें ये पता लग गया तो हम x - y 1 है, x की जगह 3 लिखेंगे, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। तो हमें x भी मालूम चल गया और y भी मालूम चल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन। हमें a और b पता लगाना है। नहीं, a और b इंटीजर्स है तो कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, तो पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन लिख लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1 है x और a2 कितना है 3, b1 है b2 और b2 है b, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ab इज इक्वल टू 3 2 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार कर लिया तो
दोबारा याद आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन है, बोला गया 3 चेयर और 1 टेबल, 3 चेयर और 1 टेबल, इनकी कॉस्ट मिला के कितनी हो गई 900 रुपये। फिर बोला 5 चेयर और 3 टेबल, इसकी कॉस्ट हो गई 2100 रुपये। बोला एक कॉस्ट ऑफ 1 चेयर अगर हम x रुपये मान रहे हैं, एक चेयर की कॉस्ट जो हम x रुपये मान रहे हैं, टेबल की कॉस्ट हम y रुपये मान रहे हैं, तो कौन सी इक्वेशन सही है। देखो अगर हम एक चेयर की कॉस्ट x रुपये मान रहे हैं और हमने चेयर ली कितनी शुरू में 3, फिर बोला एक टेबल की कॉस्ट हम y रुपये मान रहे हैं और टेबल लिया कितना हमने 1, और दोनों को जब जोड़ा तो कितना खर्चा आया रुपये का, ये इक्वेशन। दूसरा बोला 5 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट है x रुपये, 5 चेयर की 5x। फिर बोला 3 टेबल ली, एक टेबल जो है y का आया तो 3 टेबल 3y का, इसमें खर्चा कितना आया 2100 रुपये का। अब देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन सही है, इसमें से मैच कर रही है। तो पहला लिखा है 3x + y, यहाँ पे x + y है, यहाँ भी x + y है। दूसरा है 5x + 3y, तो दूसरा है 5x + 3y। तो मुझे तो ये वाली इक्वेशन जो है ऑप्शन नंबर सी हमें सही दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसने तो पूरे स्क्रीन देखो, इसमें बोला कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैथ्स की क्लास हो रही है, 2 तरह के बैच हैं, बैच 1 और बैच 2। फीस और रिच एंड पुअर चिल्ड्रन। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ फीस की बात हो रही है, रिच और पुअर चिल्ड्रन की। बैच 1 में 20 पुअर चिल्ड्रन, 5 रिच हैं। तो बैच 1 जो है 20 पुअर चिल्ड्रन है और 5 रिच है, जबकि बैच 2 में 5 पुअर है, बैच 2 में 5 पुअर है और 25 रिच चिल्ड्रन है। टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम बैच 1 इज़ 9000। बैच 1 से टोटल कलेक्शन जो है वो 9000 है और बैच 2 से 4 रुपये। ठीक है, फिर बोला अज्यूम दैट पुअर चाइल्ड पेज x रुपीज़ पर मंथ और रिच चाइल्ड पेज y रुपीज़ पर मंथ। तो जो पुअर चाइल्ड है वो हर महीने कितने रुपए पे कर रहा है x रुपये, और रिच चाइल्ड हर महीने कितने रुपए पे कर रहा है y रुपये। ठीक है, तो बैच 1 की बात करते हैं। बैच 1 में पुअर चाइल्ड है कितने, बैच पुअर चाइल्ड है 20 और रिच है 5। यहाँ पे हम बैच 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हमें ऑलरेडी उन्होंने कहा है पेज x रुपीज़, पुअर चिल्ड्रन x रुपीज़ पे कर रहे हैं और जो रिच चिल्ड्रन है वो y रुपीज़ पे कर रहे हैं। अगर नहीं कहा होता तो हम खुद से मान लेते हैं। ठीक है, तो बोला है कि इसको हमें इंफॉर्मेशन को x और y के टर्म्स में लिखना है। तो अगर हम बैच 1 की बात करें तो बैच 1 में पुअर स्टूडेंट कितना है 20, और एक स्टूडेंट कितना पे कर रहा है x रुपये, तो 20 स्टूडेंट कितना पे करेगा 20x। बैच 1 के अंदर ही 5 रिच स्टूडेंट हैं, एक रिच स्टूडेंट कितना पे करेगा y रुपये, तो 5 स्टूडेंट मिला के कितना पे करेंगे 5 × y। टोटल बैच 1 से पैसे कितने आ रहे हैं 9000 रुपये। फिर बोले बैच 2 की बात कर रहे हैं। बैच 2 में एक पुअर स्टूडेंट कितने पैसे पे कर रहा है x रुपये, तो 5 बच्चे कितना पे करेंगे 5x। 25 बच्चे जो हैं वो इसमें रिच हैं, एक बच्चा कितना पे करेगा, एक रिच स्टूडेंट y रुपये, तो 25 रिच स्टूडेंट कितना पे करेंगे 25y। यहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं 24000 रुपये। ठीक है, तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। बोला मंथली फ़ी पेड बाय पुअर स्टूडेंट, यानी कि जो पुअर स्टूडेंट है उसकी मंथली फ़ी कितनी है। ठीक है, मंथली फ़ी, इसका मतलब ये है कि हमें x और y दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 5x + 25y = 26,000, और दूसरा क्या 20x + 5y = 9,000। तो अगर मैं यहाँ से y को एलिमिनेट करना चाहूँ तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या बनेगा 5x + 25y = 26,000, और दूसरा 20x + 5 5 इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा ना,
25 ज़ा 100 x प्लस 25 y इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45,000। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, 25 से 25 कैंसिल, 100 माइनस 5 कितना होगा 95, लेकिन साइन माइनस का, 26 माइनस 45 तो ये कितना होगा 190 0 0 तो ये आ जाएगा 9 3 माइनस 2 यानी कि 1,000 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x 9 डिवाइड 95, तो 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कैंसिल करेंगे इसको, 19 5 और 19 10 1, आगे 2 वर्ड लगा, उसके बाद x कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो x अगर 200 रुपये आ गया, y आ जाएगा पास, आगे जगह है 5x प्लस 25y, दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, 25y इज इक्वल टू 9,000, 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9,000, x कितना आया था हमारा 200, तो x की जगह लिखेंगे हम 200 प्लस 5y इज इक्वल टू 9,000, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, आगे 3 ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरो और यहाँ 1 ज़ीरो है, 5y इज इक्वल टू 9,000, तो 5y कितना आ जाएगा 9,000 माइनस 4,000 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5y कितना आएगा 9 माइनस 4, तो y कितना हो जाएगा 5,000 बाय 5 यानी कि 1,000, तो y क्या था, जो फीस थी जो रिच स्टूडेंट दे रहे हैं, तो रिच स्टूडेंट कितना पे कर रहे हैं 1,000 रुपये, और जो पुअर स्टूडेंट है वो कितना पे कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं 200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फ़ी पेड बाय पुअर चिल्ड्रन एंड रिच चिल्ड्रन, तो मंथली फ़ी जो है इनके इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा फीस है उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे, तो इन दोनों की फ़ीस का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मंथली फ़ी का 800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है इफ़ देर आर 10 पुअर स्टूडेंट और 20 रिच चिल्ड्रन इन बैच 2, व्हाट इज़ द टोटल मंथली फीस कलेक्शन फ्रॉम बैच 2, अगर 10 पुअर स्टूडेंट हैं और 20 रिच स्टूडेंट है, तो पुअर स्टूडेंट की फ़ीस कितनी है 200 रुपये, और रिच स्टूडेंट की फ़ीस कितनी है 1,000 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका खर्चा, 10 इंटू 200 हो जाएगा 2,000, और 20 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 20,000, तो 20,000 2,000 टोटल कितना हो गया 22,000, तो बैच 2 से टोटल पैसे कितने आ जाएंगे, अगर 10 पुअर स्टूडेंट और 20 रिच स्टूडेंट है तो 22,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है ना, उस बैच से। नेक्स्ट चलते हैं, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन, 20 साल बाद हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो यहाँ पे 2 लोग हैं, फादर हैं और 2 चिल्ड्रन हैं, दोनों की एज हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे, लेट एज ऑफ फादर इज x years and age of 2 children is y years। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं जिनकी एज का सम कितना है y है, बोला एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन, जो फादर की एज है कितनी है x, तो डबल है अपने दोनों बच्चों से। ठीक है, तो हम कैसे, जब हमें इक्वेशन बनाना होता है तो हम x इज इक्वल टू वाई लिख लेंगे। अब हमें इसे बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करेंगे, बोला है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन, फादर की एज जो है अपने बच्चों से, किसकी एज डबल है फादर की, तो मल्टीप्लाई हमेशा किस में करेंगे, हमेशा बच्चों में करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं 2 लोग हैं ए और बी, एक के पास 20 रुपये, एक के पास 60 रुपये, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी के पास 3 गुना पैसे ज़्यादा है, कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, बी के पास ए से 3 गुना पैसे ज़्यादा है, तो अगर मुझे इस चीज़ को बराबर करना है तो क्या ये बराबर है, नहीं, इसका मतलब कहीं गुना करना पड़ेगा। सवाल ये है कि पैसे ज़्यादा किसके पास है, बी के पास, कितने गुना 3 गुना, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ए में, क्यों, तभी तो ये
3 इंटू 20 60 हो जाएगा और इक्वल टू 60 हो जाएगा, तभी तो ये इक्वल हुआ। अगर मैं बी में ही ज़्यादा थे और बी में ही 3 से गुना कर देता तो ये तो 180 जाता और ये 20 का 20 ही रह जाता, तो ये तो इक्वल नहीं हो पाता। तो बी ज़्यादा होता है या बड़ा होता है, हमें उसके सामने वाले में गुना करना होता है। तो यहाँ पे एज किसकी ज़्यादा थी, फादर की, कितनी, 2 गुना, तो मल्टीप्लाई किसमें किया, बच्चों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला 20 साल बाद जो उनकी एज है फादर की और इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, हिज एज विल बी इक्वल टू द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। देखो 20 साल बाद जो फादर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 20 साल बड़े हो जाएंगे। बच्चे कितने बड़े होंगे, बच्चों की आज एज कितनी है, वाई है, 20 साल बाद बच्चे कितने बड़े हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 2 है। ठीक है, मान लेते हैं एक ए है और एक बी है। 20 साल बाद ए की एज कितनी बड़ी हो जाएगी, 20 साल बड़ा हो जाएगा, और बी भी कितना बड़ा हो जाएगा, 20 साल बड़ा हो जाएगा। तो जब इन दोनों की एज का सम निकालेंगे तो टोटल ये बच्चे मिला के कितने बड़े हो जाएंगे, 40 साल बड़े हो जाएंगे। तो हमें यहाँ 20 नहीं लिखना, हमें कितना लिखना है, हमें यहाँ पे 20 लिखना है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट, एक बच्चा नहीं है। एक बच्चा अगर होता तो 20 साल बाद उसकी एज जो है वो 20 साल बड़ी हो जाती, लेकिन यहाँ पे बच्चे कितने, 2। अगर बच्चे 2 हैं तो दोनों 20-20 साल बड़े होंगे, तो दोनों की एज का सम 40 साल बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 40 लिखा है। अगर मैं वाई को लेफ्ट साइड लेकर आ जाऊँ, 20 राइट, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 40 माइनस 20 यानी कि 20। अब मैं जानता हूँ एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, 2y। सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, 2y माइनस वाई कितना होगा, y हो जाएगा। तो ये कितना आया, 20। y क्या था, बच्चों की एज का सम, यानी दोनों बच्चे मिला के कितने साल के हैं, 20 साल के। अगर बच्चे की एज 20 साल है तो उनके फादर की एज x इज इक्वल टू 2y, वाई की जगह क्या लिखेंगे, 20। तो 20 इंटू 2 40। तो फादर की एज कितनी हो गई, 40 ईयर्स, और जो उनकी सम, उनके एज का सम कितना होगा, 20 ईयर्स। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, 20 ईयर्स यहाँ भी ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 40 होगा क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे, 2 बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें ऐसा और सॉल्व करना है। ठीक है, और शेड रीजन बनाना, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स और y की अगर मैं लिखता हूँ होगा, अगर मैं x की जगह 0 रखूँ तो y कितना आ जाएगा, 5। और अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 3। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो यह आ जाएगा x माइनस 5, क्योंकि y माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का, और 5 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 5 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 0। और x की जगह अगर मैं 6 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 1। अब अगर मैं ग्राफ बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँ, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, मैं फिलहाल रफ बना रहा हूँ, जो ग्राफ है वो रफ बना रहा हूँ, आपको पेंसिल से एग्जाम में बनाना है। बोला है कि तो हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, अगर बनाना, और ट्रायंगुलर रीजन जो बनेगा वाई एक्सिस के साथ उसे हमें शेड करना है। तो पहले हम पॉइंट बना, कोऑर्डिनेट्स इसके लिखते हैं, 0 5 है, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5। तो एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट आएगा। फिर है 2 3 है, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट आएगा। इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा क्या, 5 0, यानी कि ये वाला पॉइंट, और 6 1, 6 1 का मतलब ये हो गया, 6 1 का मतलब ये है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा। उन्होंने कहा है कि शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय लाइंस और वाई एक्सिस। देखो ये रही वाई एक्सिस और ये रही दोनों लाइन। ठीक है, तो हमें किसको शेड करना है, हमें इसको शेड करना है। ये वाली जो एरिया है हमें इसे एग्ज़ाम में शेड करना होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं।
बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ रिहान्स एज 5 years ago and his age 7 years from now is more than twice his present age. Find his present age. बोला रिहान की एज जो है 5 साल पहले, तो हमें नहीं पता वो आज कितने साल का। लेट एज ऑफ रिहान इज x years, ठीक है। 5 साल पहले वो कितने साल का था, 5 साल माइनस कर देंगे। एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ, प्रोडक्ट ऑफ आज की एज और 7 years फ्रॉम नाउ। अच्छा, तो आज की एज और 7 years फ्रॉम नाउ इज़ 1 more than twice his present age, ये एक ज़्यादा है twice his present age। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक का हो गया, पर मैंने यहाँ ले लिया। कर लेते हैं सॉल्व, कोई बात नहीं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बोला कि जो रेहान की प्रेजेंट 5 साल पहले की एज है और 7 साल बाद की एज का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या होगा, इज़ 1 more than twice his present age, यानी कि एक ज़्यादा होगा ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज। तो ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स, तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 हो जाएगा 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर 7 माइनस 5 यानी कि 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। वो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो एक्स स्क्वायर 35 उधर चला जाएगा तो 35 प्लस 1 36, तो x कितना आ जाएगा, आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो x इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे, क्योंकि माइनस वाला जो है वो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो रेहान की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 6 years हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे बोला गया है टेकिंग वन कॉर्नर ऑफ द पार्क एज ओरिजिन एंड 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स एज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हमारे पार्क है और पार्क का एक कॉर्नर जो है वो हमने मान लिया कि ओरिजिन है, एंड 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स एज द एक्स एक्सिस। तो एक हो गया एक्स एक्सिस और एक हो गया वाई एक्सिस। द पाथ्स वर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स, ये लाइन्स है जो उसका पाथ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बोला है इसका हमें आंसर देना है। 2 पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस हियर आर, ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या क्या है, तो हम कंडीशन लगाएंगे, चेक कर लेंगे। x के साथ कौन है यहाँ पे 2, यहाँ पे x के साथ कौन है -6, वहाँ y के साथ कौन है -3, और यहाँ क्या है, यहाँ है 9, और लास्ट कौन है 5, यहाँ लास्ट कौन है, यहाँ है 7, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो यह आ जाएगा -1/3, ये कितना आएगा -1/3, और लास्ट में आ जाएगा 5/7। तो ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल की। तो इसका मतलब ये दोनों जो पाथ है वो पैरेलल है। फिर बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई कर रहा है। हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो जब भी हमें ये चेक करना होता है तो क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स को उठा के एक्स और वाई की जगह रखेंगे और चेक करेंगे कि आंसर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले मैं एक्स की जगह क्या लिखूँगा, पहले लिखता हूँ -4 और वाई की जगह 1, तो आ जाएगा -8 -3, तो -11 आ जाएगा, मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं, एक्स की जगह 4 लिखा और वाई की जगह -1, तो आ जाएगा 8 माइनस प्लस 3, ये 11 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा देखते हैं, एक्स की जगह 4 लिखा और वाई की जगह 1 लिखा, तो 4 2 से 8 -3 कितना आ गया 5, और इक्वल में ये भी 5 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बोले द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट पॉइंट देन द कोऑर्डिनेट्स आर, तो भाई वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं ये एक लाइन है हमारे पास, लाइन है जो वाई एक्सिस को कर रहा है। अगर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। देखो यहाँ अगर कोई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो y इज इक्वल टू क्या होता है 0, और अगर कोई वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो x क्या हो जाता है 0। तो इसने कहाँ को इंटरसेक्ट किया वाई एक्सिस को, तो x क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x देखो, ये कोऑर्डिनेट्स जब भी हम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू। अगर x 0 है हमारा तो इसका मतलब पहला वाला जो हमारा नंबर होगा वो 0 होगा। यहाँ पे तो 7/9 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। -7/6 है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो पहला होगा या लास्ट होगा। तो इसके अंदर हम x की जगह लिखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। यह जगह 9y या जगह 9y = 7, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है
7/9 किसमें, पहले वाले ऑप्शन में। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे ध्यान रखना। अगर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कर रहा है तो y 0 हो जाएगा, और इंटरसेक्ट y एक्सिस को कर रहा है तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशन देन यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, और ये भी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कोई घर में सही है इसमें तो। ठीक है, लेकिन हम ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सी का काम नहीं है। अगर सी इक्वल है तो भी, इक्वल नहीं है तो भी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही यूनिक सॉल्यूशन में ही आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही करेक्ट है। फिर फिफ्थ में कहा गया है कि दो लाइंस जो है देन द टू लाइंस, तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल कोइंसिडेंट। तो हम जानते हैं जब तीनों इक्वल होता है तो पैरेलल नहीं होता है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होता, एक दूसरे नहीं होता, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 18। कोई फ्रैक्शन है, मान लेते हैं ऐसे 2/3 है, तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आएगा 5, लेकिन क्वेश्चन में कहा 18 आ रहा है। ठीक है, तो ज़रूर यहाँ पे कोई ऐसे दो नंबर होंगे जिनका सम करेंगे तो 18 आएगा। तो मुझे तो 9 और 9 लग रहा है, क्योंकि 9 और 9 18 होता है। इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 से इंक्रीज कर दूँ 9 + 2, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, ये तो 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन। चलो, तो हमें कोई ऐसा फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, जैसे 2/3, 5/9, कुछ ऐसा नंबर होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, पर हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। तो हम मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y। पहले कंडीशन में क्या बोला, जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं तो 18 आता है। फिर कहा गया इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, डिनोमिनेटर को अगर हम 2 इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर, और अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 बढ़ा दूँ, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3, यानी फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाता है। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आएगा, यहाँ 2 + y किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। क्वेश्चन नंबर क्या है, x + y = 18। सॉल्व करेंगे, y कैंसिल, 3x + x 4x, 18 + 2 20, तो x कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, जब x की वैल्यू 5 आ गई तो y भी पता लग जाएगा, x की जगह 5 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 13। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन इज x/y, यानी कि x की जगह 5 और y की जगह 13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया इसे हमें सॉल्व करना है और हमें ये वैल्यूज़ बताओ। तो जब तक हमें y और x पता नहीं चलेगा हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सॉल्व करते हैं, 2x + y कितना हो जाएगा 23, और 4x - y कितना हो जाएगा 19। सॉल्व करेंगे, y कैंसिल, 4 + 2 6, 9 और 3 कितना हो गया 12, 1 कैरी, 2 1, यानी 3 और 4, x कितना आ जाएगा 42/6, यानी कि 42/6 कितना होता है 7। जब हमें x पता लग गया तो y भी मालूम चल जाएगा। x की जगह क्या लिखेंगे 7 + y = 23, 7 × 2 = 14, ऐसे y कितना आ जाएगा 23 - 14, तो ये कितना आ जाएगा 9। अब इस किसकी निकालनी, -2x, 5y y है 9, और x कितना है, x है 7, 45, 7 कितना आ जाएगा आंसर, ये वाला आ जाएगा 31। फिर बोला y/x -2, y कितना है 9, x कितना 7 -2, एलसीएम लेंगे 9 - 7 × 2 14, जब माइनस करेंगे तो 12/2,
7, ठीक है। बोला तो वैल्यू ऑफ ऑलवेज देयर ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट के लिए कंडीशन अपन B1 है, हम B2 कितना है K, जब क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा की वैल्यू तो देखो ये 1/1 आ गया, यहाँ भी 1/1 और यहाँ भी 1/1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो करेक्ट है, लेकिन -1 भी रख के चेक करना है। तो अगर मैं -1 रखूँ अपनी इक्वेशन में तो आ जाएगा -x पहली वाली इक्वेशन प्लस y, -1 k की जगह लिखेंगे -1 पर 1 हो जाएगा। दूसरा x k की जगह -1 रखो इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो -1/1, ये भी आएगा -1/1 और ये आ जाएगा 1/1। तो पहला दोनों तो इक्वल है, तीसरा वाला इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा x इज इक्वल टू 1, सिर्फ यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें कहा गया है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो हमें लगेगा कि हमें पहले एलसीएम लेना चाहिए या हम क्या करें नहीं करें। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होगा, हम इसमें मानेंगे लेट 1/x को हम u मान लेते हैं और 1/y को हम v मान लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, क्या मैं इसको 2/x को ही लिख सकता हूँ 2 × 1/x और 3/y को क्या लिख सकता हूँ 3 × 1/y इज इक्वल टू 11। अब मैंने क्या माना 1/x को u माना है और 1/y को मैंने v माना है, तो 1/y की जगह मैं v लिख दूंगा। सिमिलरली 5/x को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 1/x और 4y को 4 × 1/y इज इक्वल टू -7। तो 1/x की जगह लिखूँगा u और 1/y की जगह लिखूँगा v -7। पहली वाली इक्वेशन क्या थी 2u + 3v इज इक्वल टू 11। अब देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को 5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 5 × 2 यानी कि 10u - 8v इज इक्वल टू -14। ये भी आ जाएगा 10u + 15v इज इक्वल टू 55। साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल, 15 और 8 23, लेकिन माइनस का होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 69। माइनस से माइनस कैंसिल, 23 भी कितना आएगा 69। तो v की वैल्यू कितनी आएगी 69/23। 23 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो v कितना आ गया मेरा 3। जब मुझे पता लग गया v इज इक्वल टू 3 तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं v पुट करूँगा और आंसर मेरा u पता लग जाएगा। तो v की जगह लिखा मैंने 3 इज इक्वल टू 11। तो 3 × 3 कितना हुआ 9 इज इक्वल टू 11। तो 9 उस तरफ जाएगा, 11 माइनस का हो जाएगा 11 - 9। तो 2u इज इक्वल टू 11 - 9 कितना होगा 2। तो u कितना आ जाएगा 1। अब देखो u किसके इक्वल माना था मैंने 1/x के, और u है किसके इक्वल 1 के, तो x कितना आ जाएगा 1। v किसके इक्वल माना था 1/y के, और v की वैल्यू कितनी आई 3। लेकिन जब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस तरीके से हम x और y दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी x और y अपॉन में आ जाए यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इन दोनों को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला है टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड द रिमेनिंग चार्जेस डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल। बोला एक टैक्सी है शहर के अंदर, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग चार्जेस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल। टैक्सी क्या करती है कि शुरू के लिए कुछ चार्जेस वो फिक्स रखती है, देखिए जैसे कि फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 75। तो क्या हुआ कि जब टैक्सी में बैठोगे
तो पहले तो वो कुछ चार्ज फिक्स कर देगी कि इतने तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब आप टैक्सी में बैठ गए हो और मीटर हमने चालू कर दिया है, ठीक है। तो इतने तो आपको देने ही पड़ेंगे। इसके बाद जब टैक्सी चलना स्टार्ट होगी तो हर किलोमीटर के लिए आपको कुछ पैसे और ऐड होते रहेंगे। जैसे आप मान लेते हैं आपको बैठते ही आपको 20 रुपये तो लग गए, जैसे ही मैंने मीटर ऑन किया 20 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन अब चलना भी तो स्टार्ट हो गया, तो अब चलते वक्त मान लेते हैं 1 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर 1 किलोमीटर आगे, फिर 1 किलोमीटर, ऐसे 3 किलोमीटर। तो बोला है कि आपको हर 1 किलोमीटर का और पैसा देना होगा। हो सकता है वो 5 रुपये हो सकता है वो 10 रुपये हो, ऐसे करके। तो पहले 2 तरह के चार्ज है। पहले तो आप जब ऑटो में बैठोगे और मीटर मैंने ऑन कर दिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, भले ही आप जाओ या ना जाओ। दूसरा चार्ज क्या है कि हर 1 किलोमीटर पर, यानी अगर 1 किलोमीटर आगे चले गए हैं तो जो चार्ज बैठने पे लगे तो वो तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन 1 किलोमीटर चलने का भी कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो 10 किलोमीटर का आपको फिर चार्ज देना पड़ेगा, प्लस बैठने का भी तो चार्ज है। तो 2 तरह के चार्जेस हैं यहाँ पे, एक है फिक्स चार्ज, दूसरा है चार्ज फॉर पर किलोमीटर। लेकिन हमें तो दोनों ही नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, लेट फिक्स चार्ज इज X रुपीज़ एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर इज Y रुपीज़, ठीक है। तो बोला है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर उसने कितना पे किया, 75 रुपये। देखो 75 रुपये उसने पे किया 10 किलोमीटर जाने के लिए। 10 किलोमीटर जाने से पहले भी जब वो बैठा होगा तो बैठते ही 100 रुपये तो लगा दिए होंगे ऑटो वाले ने, टैक्सी वाले ने, ठीक है, कि चलो भाई अब तो आपको इतने तो देने ही पड़ेंगे। अब आप क्या कर रहे हो, 10 किलोमीटर जा रहे हो, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो Y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10Y। और टोटल ये मिला के आपको कितने देने पड़ेंगे, ये आपको देने पड़ेंगे 75 रुपये। दूसरा केस ये हुआ कि एक दूसरा पैसेंजर आता, वो कहता है मैं 15 किलोमीटर जाऊँगा, तो टैक्सी वाले ने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। जैसे ही वो बैठा उस पर 100 रुपये का चार्ज लगा दिया कि अब आप उठ भी जाओगे तो भी आपको 100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे 15 किलोमीटर ले चलो। तो वो 15 किलोमीटर लेके गया, पर 1 किलोमीटर का Y रुपीज़ था, 15 किलोमीटर का 15Y, तो टोटल खर्चा कितना आया उसको पड़े 110 रुपये। तो हमें बताना है कि वो फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। ये x कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गया 5, 75 और 110, ये कितना आएगा 35, माइनस का ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। 35/5 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 रुपये उसको पर किलोमीटर देना पड़ रहा था, ठीक है। अब तो यहाँ से फिक्स चार्ज कितना है, x + 10y = 75। y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा। तो 10 × 7 कितना हो जाएगा 70, तो x = 75 - 70 यानी कि 5। तो बैठते ही कितना पैसे देने पड़ेंगे, 5 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आप टैक्सी में बैठते हो ये है फिक्स चार्ज, तो आपको 5 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। और 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पे आपके 7 रुपये और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि क्या करना होता है, पहले हम रेशो निकालेंगे A1/A2। A2 कौन है, देखो A1 तो हो जाएगा हमारा 3/2 और A2 कौन है 9। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 9/1 लिख सकता हूँ। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 3/2 × 1/9, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 3 = 9, 1/3 × 2 = 6, 5/3 B1/B2, 5/3 डिवाइड करेंगे किससे 10 से, इसको भी नीचे 1 लिख सकता हूँ मैं, तो आ जाएगा 5/3 × 1/10, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दूसरा वाले भी कितना आ गया 1/6। तीसरा क्या 7 और 14, तो 7/14 मतलब 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये दोनों इक्वल है, तीसरा वाला इक्वल नहीं है। और ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, देखो कंसिस्टेंट तो होगा नहीं, ये भी कंसिस्टेंट नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल। तो ये दोनों कौन सी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। हमें नहीं पता कि वो फ्रैक्शन क्या है, तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन भी x/y। बोला है फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है कब, जब न्यूमरेटर में से एक कम कर दिया जाए फ्रॉम द न्यूमरेटर,
ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया। फिर बोला फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है जब हम 8 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर हमने ऐसे ही रखा और डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड कर दिया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x माइनस 3 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या है 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो 4x अगर मैं y को इस तरफ ले आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 आ गई, 2 आ गई। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो x भी मालूम चल जाएगा और y भी। तो हम x को न्यूमरेटर में लिख देंगे और y को डिनोमिनेटर में, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है, और फिर बताइए क्या आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं। ये अब हो सकता है इसलिए मैंने आप इसे छोड़ दिया, ठीक है। देखो इसे हमें सॉल्व करना है x के लिए, तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x/2 और 2y/3, जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 6। 2 3 × 6, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 2 × 6 यानी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। 3x प्लस 4y -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। दूसरा देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये कितना है 1, एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 3 × 3 यानी कि 3x और 3 1 × 3 यानी कि y इज इक्वल टू 3। तो 3x माइनस वाई कितना हो जाएगा 3 3 × 9, इक्वेशन नंबर 2। मुझे लगता है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आप इसका आंसर बताना मुझे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। तो जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये है कि हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया है, हमें उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन है, बोला है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली के लिए चेक कर लेते हैं। 9 अपॉन यहाँ पे 8 लिखा है, फिर 3/6 है और 12/24 है। देखो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये 9/8 को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसमें तीनों इक्वल होना चाहिए। बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, तो ये वाली बात सही है। तो असर्शन जो है वो गलत है और रीज़न करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया इसमें कि इफ़ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एट यूनिक पॉइंट देन द के, हमें के बताना है। और बोला क्या गया है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कौन है k और a2 कौन है 3, b1 कौन है -2, b2 कौन है 1, और ये नॉट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 × 2 6 आ जाएगा माइनस के। तो ये तो इक्वल है, ये नहीं हो सकता, ये नॉट इक्वल है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और 4 के इक्वल नहीं होगा, -6 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे भी 21/x आ गया और 47/y आ गया। तो हमें पता क्या करना है, 1/x को क्या मान लेंगे u और 1/y को हम क्या मान लेंगे v। फिर ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा 21u 47v इज इक्वल टू 110, और ये हो जाएगा 47u प्लस 21v इज इक्वल टू 162। अब इसे आप सॉल्व करना, ठीक है, और बताना क्या आया, ठीक है। अब तो ये नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है, तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, बता देता हूँ। पहले हमें इसे ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा मत करने लगना कि 47 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 21 से कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। इनको हम ऐड कर देंगे। एक बार हमें ऐड करना है और एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बताया था ना कि जो भी हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स दिखने लग जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये करके देखना होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इनको देखो, जब मैं ऐड करूँगा तो 7 + 8 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये भी 68 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 272। 68 इसमें कॉमन आ जाएगा, ये v हो जाएगा, तो आ जाएगा u + v। ये कितना आएगा 272। तो u + v कितना हो जाएगा 272/68। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो u + v कितना आया 4 आया। जब हम इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 26 u, और ये आ जाएगा प्लस का 26v इज इक्वल टू, जब इसमें माइनस कर देंगे तो 52 आ जाएगा, जो कि माइनस का होगा। तो माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा u माइनस का 52। तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा। 26 का डबल कितना होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u - v कितना आ गया 1।
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब जब यहाँ से u और v को सॉल्व करोगे, हो ही गया यार अब तो पूरा। तो v कैंसिल हो जाएगा, 2u कितना आया 4 + 1 5, तो u कितना आएगा 5/2। u की वैल्यू 5/2 आई है, आगे जगह है नहीं है। u की वैल्यू कितनी आई है 5/2, तो v कितना आएगा यहाँ का u की वैल्यू आई है 5/2, तो u माइनस v कितना है 1, तो u की वैल्यू लिखा 5/2 माइनस v = 1, तो v कितना आएगा 5/2 - 1, तो v आ जाएगा 5 में से 2 गया 3/2। v किसको माना था हमने 1/y को, तो y कितना आ जाएगा 3/2 का 2/3 बन जाएगा, तो y 2/3 हो जाना चाहिए। इसमें 1/5/2 2/5 कुछ गलत हो गया शायद, 4 + 1 5। u माइनस वी = 1 और यह जगह 4 + 1 5, यह जगह 5/2, तो u की 5/2 इसमें कोई सा भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ गलती हुई है। 26u, जब इसे हम माइनस करेंगे तो यह जाएगा 26u, ये आ जाएगा प्लस का, यह जाएगा माइनस का, तो यह जाएगा u माइनस वी। अच्छा 26 का डबल होता है ना 52, तो u माइनस वी जो है वो 2 हो जाएगा, तो u माइनस वी यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 + 2 कितना हो गया 6, 6/2 का मतलब होता है 3, तो यहाँ भी 5/2 की जगह क्या आ जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 3 - 1, 3 - 1 का मतलब होता है 2, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और 2 किसके इक्वल है 1/y के, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो y 1/2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में y 1/2 है, ठीक है। और जो x है वो 1/3 है, तो यहाँ पे u कितना है 3 का इक्वल है, तो u अगर 3 का इक्वल है और u किसके इक्वल है 1/x के, तो x कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ 1/3 भी दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ना आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व तो करना ही है और जल्दी करना है, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, 21/x + 47/y = 110। 27/x 47/y 47/y = 110, ठीक है। अब देखो कई ऑप्शन दे रखे हैं, 1 दे रखा है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, 4 ऑप्शन में जो x और y दे रखा है इसको एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे उससे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लेके देखूँ 1/3, तो क्या 1/3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं x की जगह लिखूँगा 1/3, तो जब 3 ऊपर चला जाएगा 27 × 3 81 हो जाता है, अब 47 × 2 कितना हो जाता है 94, 4 और 1 5, 9 और 8 17, अच्छा 21 × 3 है ना, सॉरी 21 × 3 है, तो आ जाएगा 63 और 94, तो 4 और 3 7, 9 6 15, फिर कुछ गलत हो गया, 21/x है, x की जगह लिखा है 1/3, 63 और 94, 21/3 यानी कि 63 47/1/2, तो 1/2 मतलब 94, 63 और 94, तो 157 आ रहा है, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए 110 आना चाहिए, इसका मतलब कुछ गलत हो सकता है।
अगर मैं यहाँ पे 63 प्लस 47 इंटू वाई की जगह लिखा है 1/2, 21/x प्लस 47/y इज इक्वल टू 110। एक्स की जगह लिखा हमने 1/3, वाई की जगह लिखा हमने 1/2। क्या आ जाएगा? 3 कम 3, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 94। क्या आ जाएगा? 157। इसका मतलब ये तो गलत होगा, कोई और सा देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 1/3 और 1 देखते हैं। 1/3 यानी कि 63 और 1 का मतलब 47, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो रहा है। बी कैसे करेक्ट हो रहा है? इसका मतलब वाई की वैल्यू 1 है। हमने वाई की वैल्यू कितना लिया? अरे यार यहाँ गलत हो गया। देखो u माइनस वी 2 था ना, तो यहाँ भी u माइनस वी कितना होगा? 2 होगा। यहाँ भी u माइनस वी कितना होगा? 2। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? v की वैल्यू आ जाएगी 1। और जब v 1 आ जाएगा, इसका मतलब v किसके इक्वल है? 1/y के, तो y भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये करेक्ट है। जो हमने यहाँ पे 2 लिखा था, फिर हमने उसे दोबारा यहाँ चेंज करने भूल गए और इसी वजह से क्या हुआ? पूरा गलत हो गया। ठीक है, तो जो मैंने चेक किया उस तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे? यहाँ हमने क्या लिखा? 21/x 47/y 110। तो जब हमने 1/3 1/2 रखा तो आंसर कितना आया? 157। लेकिन ये तो 110 के इक्वल नहीं है। फिर हमने क्या किया? दूसरा ऑप्शन रखा। जब दूसरा ऑप्शन रखा तो हमने देखा 1/3 और 1। जब 1/3 रखा तो आ गया 63 और जब 1 रखा तो 47। दोनों का सम कितना है? 110। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, यहाँ देखो बोला पेयर ऑफ इक्वेशन है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो इनफाइनेटली का मतलब ये हमने कर चुका है ना, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है इफ़ AD नॉट इक्वल टू BC देन व्हाट डू यू से अबाउट द सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? AX प्लस BY इक्वल्स टू P। दूसरा देखा है CX प्लस DY इक्वल्स टू Q। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रेशो लेता हूँ तो ये आ गया A/C और यहाँ से क्या आ गया? B/D। इसको मैं पहले इक्वल लिखता हूँ। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो AD आ जाएगा और यहाँ BC आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको नॉट इक्वल रखूँ तो क्या यहाँ भी नॉट इक्वल आएगा? और यही कंडीशन हमें दे रखा है। तो ये हम कैसे लिख पा रहे हैं? अगर मैंने इनको लिखा रेशो को और नॉट इक्वल कर दिया, नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन यही होता है। और इसी यूनिक सॉल्यूशन से जब मैंने इसे सॉल्व किया तो आंसर मेरा वही आ गया जो हमें कंडीशन दे रखी थी। इसका मतलब ये कंडीशन हमें किस चीज़ की दे रखी है? हमें दे रखी है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बोला गया एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालो, तो हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे? वैल्यू पुट करके देख लेंगे। एक्स की जगह 1 लिखेंगे और वाई की जगह 2 लिखेंगे। -7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। या -7 लिख देते हैं। आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 0 आना चाहिए। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 -7, 4 + 3 कितना हो गया? -7। आंसर कितना आया? 0 आया। दूसरे वाले में भी चेक करेंगे तो x की जगह 1 लिखेंगे, y की जगह 2 लिखेंगे, -6। 4 + 2 6 -6 कितना आया? 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। जब भी ऑप्शन में आए तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से इस टाइप की कंडीशन दे रखी है तो हम क्या करेंगे? फिर से इसे AX + BY = C लिखेंगे, LX + MY = N लिखेंगे। AM और BL, अगर मैं A/L लिखूँ और B/M लिखूँ और इसको इक्वल लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। और इसे जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? AM = BL। ठीक है, और CN के बारे में यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें नहीं दे रखा है और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? देखो यूनिक सॉल्यूशन, देखो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है क्योंकि यूनिक के लिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए। कांट से एनीथिंग इनफाइनाइटली, अगर यहाँ पे ये नॉट इक्वल हो जाए तो ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल हो जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन तीसरे वाले को तो हमें कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि तीसरे पे ही तो डिपेंड करता है कि लाइंस कैसी होगी। इक्वल हो गया तो इनफाइनाइट,
सोल्यूशन, नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि आगे की कंडीशन हमें नहीं पता ना। बोला 2 लाइन्स दे रखी हैं, पैरेलल लाइन्स है, देन द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। देखो जब हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है ना कि अगर हमें दूसरी पैरेलल लाइन्स बतानी है तो बताओ दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है। पहली लाइन तो ये हो गई, दूसरा ये, इनमें से एक होगा। तो हम क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे। तो पहले क्या आ गया 4/12, ये आ गया 3/9, ये आ गया 14/42। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो तीनों क्या आ जाएगा 1/3, और ये तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल का मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें तो पैरेलल चाहिए। फिर देखते हैं दूसरा, 4/12 लिखा हमने, फिर यहाँ 3/9 लिखा हमने, फिर 14/5 लिखा हमने। तो 4/12 मतलब 1/3, 3/9 यानी 1/3, ये दोनों तो इक्वल है, और तीसरा वाला इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं तीसरे वाले को भी एक बार चेक कर लूँ तो आ जाएगा 4/12, 3/8, और ये आ जाएगा। तो ये देखो ये 1/3 बनेगा और ये 3/8 बनेगा, ये तो नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, ये नहीं हो सकता। चौथे वाले को देखते हैं, 4/12, 3/8, ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर था। वट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, सिंपली हम एक्स और वाई की वैल्यूज में रख देंगे। अगर एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 5 रखते हैं तो 8 - 5 3 आएगा, लेकिन ये तो 2 है, नहीं होगा। एक्स की वैल्यू हमने 3 रखा और वाई की वैल्यू 4, 3 2 6 - 4, 2 आ गया, हो सकता है। दूसरे वाले में रख के देखते हैं, एक्स की जगह 3 रखा और वाई की जगह 4, एक्स की जगह 3 रखा और वाई की जगह 4, तो 3 + 4 3 12, 12 और 3 15। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोला व्हाट डू यू से अबाउट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में आप क्या कहोगे। y = 0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस बताया था ना उस वक्त। तो एक लाइन तो ये रही जो अभी मैंने हाईलाइट किया, ये रही एक लाइन। दूसरा बोला है y = -5, -5 का मतलब एक लाइन होगी, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है ना। तो एक लाइन और होगी जो -5 से गुजरेगी। पहली लाइन कौन सी थी, y = 0, पहली लाइन ये वाली थी, ठीक है। और दूसरी लाइन कौन सी है, ये। इस इक्वेशन का नाम क्या है, y = 0, और दूसरे वाले का नाम क्या है, y = -5। ये कैसी लाइन दिख रही है, ये तो मुझे पैरेलल लाइन दिख रही है। व्हाट डू से अबाउट द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन का है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन्स है और पैरेलल लाइन्स में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो ये आप खुद से ट्राई करना और उसके बाद फिर इसका आंसर बताना। क्या करना होगा, जब भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिख जाए तो हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वैल्यूज़ रखोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 रखोगे, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, जो भी सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। और अगर आपको कोई रिव्यूज़ है कुछ इसके बाद क्लास के बारे में कहना है तो आप कमेंट में कह सकते हो। अगर सेशन जो है आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।